बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 9, मंडे जनवरी 26। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाफ्ज़ बिस्मा की माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस के हवाले से। क्या ऑब्वियस मिस्टेक थी? जी उमायमा, एक मिनट, उमायमा क्या कह रही हैं? कॉन्फिडेंस नहीं था, वो तो डरा रही थी आप लोग को बिल्कुल। सबसे ज्यादा गुस्से वाली बच्ची है, वो खुद कह रही दूसरे के बारे में। तो हाफ्ज़ा, इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं आप कितने गुस्से में थी। हालांकि शाइस्ता ने खुद भी बड़े गुस्से में पढ़ाया था। जो सवाल पूछ रहे थे उसको ऐसे डरा डरा के पूछ रही थी। क्या आप खुद सोचे ना बेटा, जब शाइस्ता आपको कह रही है तो आप अंदाजा लगा रहे हैं आप कितने गुस्से में थी। लेकिन बिस्मा का कॉन्फिडेंस था, ठीक है, वो क्लास के अंदर सही से बात कर रही थी, इट्स गुड थिंग। अलबत्ता तमाम चीज़ों पे जिस चीज़ ने पानी फेर दिया वो कंटेंट की वीकनेस। उनका कंटेंट बिल्कुल भी सही नहीं था और हमेशा की तरह वो फर्रे या नोट्स को इस्तेमाल कर रही थी। देखिए, क्लास के अंदर वो कंट्रोल भी इसलिए नहीं हो पाई कि जब भी वो नोट्स को देख रही थी तो मैंने देखा अफीफा या दूसरे बच्चे जो पीछे थे, मिन्हा थे, वो लोग बातें कर रहे थे। इसकी वजह क्या थी कि टीचर की नज़र कहाँ थी? नोट्स पे। ये वो प्रॉब्लम है जो आप लोग हमेशा फेस करेंगे। अगर अपने क्लास के अंदर आप बगैर कंटेंट की तैयारी के जा रहे हैं तो क्लास हमेशा ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगी। आपके लिए ज़रूरी है कि जो स्लाइड्स हैं, जो बोर्ड है, जो नोट्स हैं, वो बस एक एड के तौर पर हो, वरना नज़र आपकी तलबा की तरफ लाजमन हो। फिर इसी कंटेंट की वीकनेस की वजह से गलतियां भी हुई हैं। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने इनकी फौरन गलती पकड़ी कि सब डोमेन तो बता दिया, टीएलडी तो बता दिया, लेकिन इस यूआरएल के अंदर मेन डोमेन तो मौजूद है ही नहीं। फिर एक और जो थी सी कंटेंट ही की वीकनेस की वजह से कि बातों के दरमियान कोई ट्रांजिशन नहीं था। ये बात मुकम्मल होगी फिर दूसरी बात हो, ठीक है। अब हाफजा जी क्या कहती है बिस्मा? ओके, बिस्मा का ठीक एक्सक्यूज है कि उनकी खाला का इंतकाल हुआ, जिसकी वजह अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जिसकी वजह से कंटेंट तैयार नहीं हुआ। आप लोग नेक्स्ट टाइम इस बात को इंश्योर करें कि मुझे मैसेज कर दें, ताकि उस दिन मुझे ये तो समय को इस बच्चे को मैंने नहीं बुलाना। और सबसे अच्छा तरीका क्या, मुझे ईमेल कर दें। मैं तमाम ईमेल्स को देखता हूँ। मसलन अगर बिस्मा ने मुझे ईमेल की भी होती और मैं फ़ौरन रिस्पॉन्स ना दे पाता, मार्क्स थोड़े कम आते हैं इनके। लेकिन जब बाद में इनकी ईमेल देखता तो फिर मुझे जहन में तो आ जाता, अब फिर मैं उनके मार्क्स वहाँ पे एडजस्ट कर देता। अभी जब हम ईमेल्स का टॉपिक पढ़ेंगे ना तो आप लोग इस बात को रियलाइज करेंगे कि ईमेल का क्या फ़वाइद है, कितने उसमें। आगे चलते हैं, आज का लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमने बात शुरू की हुई थी यूआरएल की, और फिर हमने बात की यूआरएल की कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। प्रोटोकॉल होता है, डोमेन होता है, पाथ होता है, पाथ मल्टीपल हो सकते हैं। हमने पैरामीटर की बात की। फिर हमने बताया कि हैश के बाद जो कुछ आए वो फ्रैगमेंट होता है। फिर डोमेन नेम की बात की। डोमेन के फिर हमने बात की है डोमेन को समझना बहुत ज़रूरी है। पाथ, पैरामीटर्स, फ्रैगमेंट्स, उनसे भी आपको फ़ायदा होता है। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लास, फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने डोमेन नेम और डोमेन नेम के पार्ट्स को सही से समझ लिया तो आप काफ़ी सारे स्कैम से, काफ़ी सारे धोखों से आप लोग बखूबी बच सकते हैं। तो तो फिर हमने बात की कि डोमेन के अंदर हमारे पास जो है एक तो टीएलडी होता है, ठीक है, और एक नाम, यूं कह लो, नाम कह लो आप, ठीक है। नाम और टीएलडी, ये दोनों चीजें मिलकर डोमेन नेम बनती है। जब आप परचेज करने जाते हैं तो आप अपना नाम और साथ में टीएलडी भी बताते हैं। कुछ कॉमन टीएलडीज हैं, .com, .org, .pk, .in, .uk, .net। अच्छा, फिर ये बाज दफा टीएलडीज जो होते हैं वो कंट्री के डोमेन के नाम साथ भी होते हैं, जैसे .com, .pk, .org, .pk, .net, .pk। अलबत्ता कभी भी ऐसा नहीं होगा कि .pk, .com हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमने बताया, और यहाँ पे बिस्मा से थोड़ी मिस्टेक हुई, बिस्मा ने कहा कि बाज वेबसाइट्स रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ये गलत है। बाज टीएलडी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ओके, बास टीएलडीज ऐसे होते हैं जिनको परचेज करने से पहले आपके लिए लाजिम है कि आप प्रूफ दें कि आप उसको बिलोंग करते हैं, या ये कि आप मतलब वेरीफाइड हैं। फॉर एग्जाम्पल .gov या .gov.pk या .edu या .edu.pk। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बात शुरू की थी, हमने बताया कि जी हमारे पास बहुत सारे टीएलडीज हैं और वक्त के साथ साथ टीएलडीज के अंदर इजाफा हो रहा है। फिर हमने एक एक्सरसाइज की थी कि हमने देखा cyber.not.pk, cyber.net.pk अलग है,
और साइबर डॉट नेट अलग है। साइबर डॉट नेट अलग है और साइबर डॉट पीके अलग है। और फिर हमारा सवाल, साइबर डॉट पीके डॉट नेट क्या ये वैलिड है या नहीं? हमने बताया कि ये इनवैलिड है। इसी तरीके से फिर हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट की वेबसाइट को देखा, पाकिस्तान डॉट जी ओ वी डॉट पी के। फिर हमने देखा पाकिस्तान डॉट जी ओ वी, ये अलग चीज है, पाकिस्तान डॉट पी के अलग चीज। और फिर इसी तरीके से पाकिस्तान डॉट पी के डॉट जी ओ वी, ये वैलिड है इनवैलिड है? इनवैलिड है। फिर हमने दूसरे टॉपिक शुरू किया था कि हमने कहा कि जो हमने जब पार्ट्स ऑफ यूआरएल समझ लिए और हमें टीएलडी समझ में आ गया, हमें मेन डोमेन समझ में आ गया, तो ये बाज दफा मेन डोमेन से पहले जो कुछ लिखा हुआ होता है वो क्या होता है? जैसे सब डोमेन। अब उसे बाकी सब कुछ को अब ये सब डोमेन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं नेस्टेड सब डोमेन। बस आप समझ लें सब डोमेन होता है। मेनली आपका काम यह है कि आप लोग इस बात को आइडेंटिफाई कर सकें कि मेन डोमेन और टीएलडी क्या है। आपने इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप यूआरएल को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये स्कैम है या कोई जो है मतलब कि जेन्युइन है। अब इसकी एक बड़ी आसान सी मिसाल है हमारे पास, google.com। इसके अंदर डिस्प्ले नेम क्या है? जवेरिया। डिस्प्ले इसमें डोमेन नेम क्या है google.com में? और टीएलडी क्या है? हफ्सा डॉट कॉम। अब बाज दफा आपने देखा होगा लिखा होता है www.google.com, तो ये www क्या चीज है? सब डोमेन। अच्छा, अब देखो एक और चीज है, mail.google.com, ये क्या चीज है? ये भी सब डोमेन है, ये भी सब डोमेन है, बस सब डोमेन बोलो काफी है, ठीक है। mail.google.com, अब इसके अंदर आपका डोमेन नेम क्या हो गया? गूगल। टीएलडी क्या हो गया? .com। और मेल क्या उसका? सब डोमेन। एक काम करो, मोबाइल खोलो और मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउजर खोलो और ट्राई करो लिख के mail.google.com, लिख के देखो क्या होता है। खुला किसी के पास? क्रोम ब्राउजर में करना है। खुला? गुड। क्या है आपके पास? नाम बताओ बेटा। अपडेट नाम है आपका? क्या चीज? इम्तिसार। ओके। कुछ क्या खुल रहा है? एरर नहीं आ सकता। बिल्कुल। ईमेल का खुल गया, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, अब तुम लोग लिखो वहां पे मेल डॉट गूगल को हटा के लिखो maps.google.com। क्रोम में ही खोलो। क्या खुला? गूगल मैप खुल गया। अच्छा देखो, इससे पहले जो मेल खुली थी वो किसकी थी? गूगल की थी। गूगल था। मैप किसका खुला? गूगल वालों का खुला, ठीक है। तो अच्छा चलो एक और चीज ट्राई कर लो, तुम लोग लिख के देखो photos.google.com। क्या खुल रहा है? रिदा? गूगल फोटोज खुल गया? नाम बता बेटा। क्या? फातिमा तो जोहरा, आपने मैंने कहा था क्रोम में खुलना था, चलो खैर। गूगल फोटोज खुला, देखो क्या बार बार करो। गूगल वाली मेल खुली, गूगल मैप खुला और गूगल फोटोज खुला। देखो बात क्या हुई, हमने देखा कि देखो सब डोमेन्स तो बहुत सारे हैं, ओके। आप लोग अगर स्लाइड पे देखो, स्लाइड के ऊपर बहुत सारे सब डोमेन्स मौजूद हैं, लेकिन तमाम के तमाम किसको बिलोंग कर रहे हैं? google.com पे। ये बात आ गई। अब हम यहाँ पे ये बात समझ रहे हैं, असल चीज की ओनरशिप क्या थी? google.com, डोमेन नेम और टीएलडी। आगे जब एक दफा वो आपके पास आ गया, एक दफा वो आपके पास आ गया, अब आप उसके बाद उससे पहले जो चाहे सब डोमेन लगा लो, आपकी मर्जी। मसलन मेरा जो डोमेन है तलहामंसूर.com, तो मैं चाहूं तो उससे पहले लगा दूं रिदा.तलहामंसूर.com, इरम.तलहामंसूर.com। क्या उससे रिदा लगाने से, इरम लगाने से वो रिदा की वेबसाइट बन गई? क्यों? असल चीज क्या थी? तलहामंसूर.com। बस इन दो चीजों को चेक किया तो भाई किसकी है? नहीं, इसका इरम से ताल्लुक नहीं है, ये बात आई। इसी तरीके से लेट्स से कि इरम ने डोमेन खरीदा इरम.pk, इरम.pk, और उससे सब डोमेन लगा दिया जीओवी।
gov.iram.pk। तो अब मुझे बताओ कि ये सरकारी वेबसाइट बन गई? नहीं। क्यों? असल चीज आखिर की थी iram.pk, जबकि जो जीओवी था वो क्या था? सब डोमेन था। पाकिस्तान के अंदर जो अक्सर धोखे स्कैम चल रहे हैं उसके अंदर इसी तरीके को इस्तेमाल करते हैं। जी, सालिहा का सवाल है कि जीओवी अगर आखिर में आएगा तो? जी, जीओवी जब आखिर में आएगा तभी उसी सूरत में वो टीएलडी बनेगा। अगर अपनी जगह पे नहीं है तो फिर वो टीएलडी नहीं बनेगा। जी उमैमा, बिल्कुल सब डोमेन आपकी मर्जी, जो चाहे करें। आपने प्लॉट ले लिया, आपने प्लॉट ले लिया, अब उस प्लॉट के अंदर आप जितने चाहे कमरे निकालें, आपकी मर्जी। ठीक है जी, समझ में आई बात? तो इसी तरीके से आपने डोमेन और टीएलडी परचेज कर लिया, पूरा नाम आपका हो गया। फॉर एग्जाम्पल उमायमा.मी, उमायमा.me, मी। ओके, अब उमायमा की मर्जी, उससे पहले जितने चाहे सब डोमेन लगा ले। उमायमा ने अपनी दुकान खोली, स्टडी एड्स वगैरह बेच रही है, तो उसका नाम रखा उन्होंने store.umaima.me। ओके, उमायमा की अपनी वीडियोस चल रही हैं तो उसका नाम उन्होंने रखा videos.umaima.me, अपनी मर्जी। ठीक है जी सोलिया, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी रुक जाए, अभी क्लिफ्टन दूर है। अच्छा जी, फिर हमने इस पे प्रैक्टिस की थी और मेरा ये ख्याल है कि आप लोग अब प्रैक्टिस काफी अच्छी कर सकते हैं क्योंकि आप लोग ने क्विज सॉल्व किया हुआ है। मुझे जल्दी से बताना इसके अंदर तुम्हारा टीएलडी क्या है। अब जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। विरदा, पूरा बोलो, एक मिनट बेटा, विरदा बोलो। ऐसे नहीं बोलेंगे edu और डॉट पी के, आप बोले कि डॉट edu डॉट पी के, पूरे एक साथ बोले। ठीक है, ओके। इसमें सब डोमेन क्या है? किन्जा, किन्जा कौन है? किन्जा का है अफीफा, www। ओके, इसमें सब डोमेन क्या है? महानूर, रिजल्ट्स। ओके, तस्बीहा, इसके अंदर सब डोमेन क्या है? जी, इसमें नहीं है। ओके, आप बताओ बेटा, आपका नाम? रामीन कह रही है कि इसमें सब डोमेन है आगी, और तस्बीहा कह रही है सब डोमेन नहीं है। जवाब किसका दुरुस्त है? रामीन का। इसमें सब डोमेन मौजूद तो है आगी, ठीक है। और इसके अंदर तस्बीह, आप मुझे बताओ इस पर टीएलडी क्या है? edu.pk। ओके, और इसके अंदर पूरा नाम क्या हुआ? डोमेन नेम क्या हुआ? ठीक है। अच्छा जी, इस पर आ जाए। अफसार गुल, इसमें मुझे बताना कि वो क्या है, सब डोमेन क्या है? एनरोलमेंट, गुड। और इसके अंदर एक्चुअल डोमेन क्या है? आमना, एक्चुअल डोमेन क्या है इसके अंदर? आमना आपका नाम है ना? जी, AIOU, इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी। ओके जी, सब डोमेन लाइब्रेरी। ओके जी, सब डोमेन यहाँ पे फातिमा तो जहरा, इतनी सारी फातिमा है क्लास के अंदर। और ये वेबसाइट किसकी है? किसकी है? google.com की। हाँ जी, ऑथेंटिक वेबसाइट है या ऐसी फेक है? ऑथेंटिक है, पक्की बात है। इंशरा, इंशरा नाम है ना पीछे? हाँ जी, इंशरा, इरशाद। ऑथेंटिक है या स्कैम लग रहा है? आराम से, इंशरा के अलावा कोई जवाब नहीं देगा, सोच के जवाब देना। स्कैम है। क्यों है स्कैम? गुड, एक्सीलेंट। एक्चुअल वेबसाइट का नाम क्या है? मिन्हा, मिन्हा नाम है ना? तुम लोग को बताना पड़ता है बेटा, तुम्हारा नाम मिन्हा है, तुम्हारा नाम आमना, तुम्हारा नाम इंशरा है। ठीक है, इंशरा, इसके अंदर एक्चुअल वेबसाइट का नाम क्या है? गुड, एक्चुअल वेबसाइट का नाम है। देखो उसको समझो, अगर तुम लोग इसको नहीं समझ सकते तो तुम लोग धोखे में पड़ जाओगे, धोखे का शिकार हो जाओगे। एक्चुअल वेबसाइट का नाम है pk-support.org। देखो गौर करो, टीएलडी क्या हुआ? सबसे आखिर में आया टीएलडी। टीएलडी से पहले और आखिरी जो सेकंड लास्ट डॉट, इसके बीच में क्या आ गया? पीके सपोर्ट। पीके सपोर्ट डॉट ओ आर जी, क्या ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है? तो लिहाजा ये वेबसाइट हमें धोखा देने की कोशिश कर रही है। अब इससे पहले जो लिखा हुआ नादरा डॉट जी ओ वी डॉट पी के, ये क्या है? सब कुछ सब डोमेन है, नेस्टेड सब डोमेन है। असल जो चीज थी वो क्या थी? पीके सपोर्ट डॉट ओ आर जी। क्या ये गवर्नमेंट की है?
क्या ये नादरा है? किस तरह से धोखा दे रहे होते हैं? हाँ जी, जेन्युइन है या नहीं है? जेन्युइन है, ओके। अब जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा मुझे। ओके जी, ये आप पूछ रहा हूं मैं सवाल, मेरा सवाल है ये रिदा से। जी रिदा, क्या चीज सोच रही हूँ? क्या कह रहे हो? जी मदिहा, ये जेन्युइन है या नहीं है, क्या ख्याल है? मैंने क्या बताया था कि क्यों है जेन्युइन? आखिर में डॉट कॉम आ रहा है, तो डॉट कॉम आया तो क्या जेन्युइन होगी? वो तो मैं धोखा दे रहा है। ठीक है, डॉट जीओवी हो सकता है या डॉट जीओवी डॉट पीके हो सकता है। ओके, मदिया सोच के जवाब दिया करो। हाँ मदिया, एक बार फिर। मदिया, किस्मत ने साथ दिया आपका, एक बार फिर आपकी बारी आई है। जी मदिया। ओके, एक मिनट ले लें, घड़ी देख लो सब। जेन्युइन नहीं है जी मदिया, क्यों जेन्युइन नहीं है? ओके, इसका टीएलडी क्या है मदिया? मुझे बताओ, टीएलडी बताओ, जोर से बताना, सब सुने। गलत। डॉट कॉम। देखो आखिर में देखते, सबसे आखिर टीएलडी कहां पे आता है? सबसे आखिर में आता है। ओके मदिया, तुम फिर शुरू में देख रही हो, आंखें आधी आधी नजर आ रहा है क्या? आखिर में देखो है डॉट कॉम। ओके, ये हो गया टीएलडी। इस डॉट से लेके सेकंड लास्ट डॉट के तक बीच में जो कुछ भी है, सबका सब क्या है? डोमेन, मेन डोमेन। तो मेन डोमेन क्या है इसका? इसका क्या कराची यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक है? इसका मतलब है शुरू में जो कुछ उसने लिखा है सबका सब सब डोमेन है। ये वाला काम मैं भी कर सकता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची डॉट तला मंसूर डॉट कॉम कर सकता हूँ। मेरे पास, आप लोग भी डोमेन परचेज करेंगे, आप भी कर सकते हैं। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ टीएलडी और मेन डोमेन को देखना है। आप उसको नहीं पहचान रहे तो आप कभी भी धोखों से नहीं बच सकेंगे। अच्छा जी, आ जाओ, ये जेन्युइन है क्या लग रहा है, ये बताओ। क्यों? अगर अगर इसमें लिखा हुआ होता सिर्फ और सिर्फ डॉट नेट, ठीक है, या सिर्फ और सिर्फ लिखा होता डॉट नेट डॉट पी के, लेकिन यहां तो उल्टा लिखा हुआ है, तो लिहाजा ये वेबसाइट ही इनवैलिड है, नहीं चलेगा। हाँ जी, बेनजीर इनकम सपोर्ट से आपके पास मैसेज आया है कि आपका, आई डोंट नो, आपका नाम आ गया है, आपको महीने के 10-15 हज़ार रुपए मिलेंगे, इस लिंक पे क्लिक करें। जी। ओके, वो कोने में जो है, जी बेटा नाम बताओ। एक मिनट, नाम बताओ जोर से। एमन। ओके जी एमन, ये सही है। ओके, और कोई? मिसबा का है, मिसबा। हाँ मिसबा सही है क्या? क्यों? तो एमन, आप धोखे का शिकार हो गई, आप लुट गई, आपका क्रेडिट कार्ड हैक हो गया, आपके सारे पैसे निकल गए। इसकी वजह ये थी कि बेटा आखिर में देखो, आखिर में क्या आ रहा है? टीएलडी डॉट इन्फो, और इसका नाम क्या हो गया? लाइव हेल्प। लाइव, तो वेबसाइट क्या परचेज की? लाइव हेल्प डॉट इन्फो। क्या इसका बेनजीर इनका सपोर्ट से कोई ताल्लुक है? नहीं। हाँ जी, पी के सपोर्ट डॉट ओ आर जी, ये तो हम देख चुके हैं। ठीक है, एजुकेशन डॉट नेट डॉट पी के, ये हो गया हमारा, लाइव हेल्प हो गया। ठीक है। ओके जी, इसमें बताओ सब डोमेन क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा चलो इसमें बता दो आखिरी, ये वैलिड है या क्या है? ये वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि कंट्री डोमेन हमेशा आखिर में आता है। अगर लिखा होता डॉट इन्फो डॉट पी के तो वैलिड था, लेकिन डॉट पी के डॉट इन्फो तो ये इनवैलिड, ऐसे डोमेन चलेगा ही नहीं। माहिन, दरवाजा सही से बंद करो। अच्छा देखो, अब आगे बढ़ने से पहले आज की जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सब जो है अपने मोबाइल में गूगल शीट्स खोले। ओके, गूगल शीट्स की खोले, जो लिंक है ना आप लोग के अटेंडेंस वाला, उसको खोले, और मैं साथ ही साथ उसकी स्क्रीन भी शेयर कर दूं, अगर आप लोग मुझे एक मिनट दें। एक मिनट बेटा, मैं स्क्रीन,
ओके, आप लोग को सबसे पहले भी मेरी स्लाइड के अंदर या स्क्रीन के अंदर भी आप लोग को नजर आ रहा होगा कि अपने अटेंडेंस का रिकॉर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। अटेंडेंस रिकॉर्ड में तो कोई सवाल नहीं है, अब तक आप लोग को समझ में आ गया है। आप लोग जैसे अटेंडेंस लेते हैं फौरन ही यहाँ पे आपको मतलब अपडेट हो जाता है और आप लोग की परसेंटेज वगैरह सबको सामने नजर आ रही है। इनमें जिन बच्चों की अटेंडेंस कम है, इस मिनहल इमरान, इनमें जिन बच्चों की अटेंडेंस कम है, हम लोग जनवरी के एंड पर ही उनको मैसेज भी करेंगे, उनको कॉल करेंगे। अगर वो लोग हमारी मतलब रिस्पांस नहीं करते या अपनी अटेंडेंस को इम्प्रूव नहीं करते तो उनका नाम हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। सबसे पहले अब मैं तुम लोग को लेकर आ रहा हूँ क्विज रिजल्ट के ऊपर। क्विज रिजल्ट नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखो, मैं अब जो बात तुम लोग को मैं बताना चाहता हूँ, जो बात समझाना चाहता हूँ, फ्लैश कार्ड्स यूज किए तुम लोगों ने? फ्लैश कार्ड्स का नाम सुना है? फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? ओके, महानूर ने बताया कि कार्ड्स ऐसे होते हैं। वो कौन है माहिन, वहां से कौन खड़ी हुई इतनी बेचारी, बिल्कुल सीधे हो जाओ बेटा, इतना क्या। तो उसमें फ्लैश कार्ड्स वगैरह का जो टीचिंग का मेथड है, जो किसी को चीज को याद करने का मेथड है, लेट्स से आपके पास कार्ड है, होता क्या है, जैसे मानूर ने बताया कि उसमें बच्चों के लिए इस्तेमाल जब होता है तो यहाँ पे तस्वीर है और दूसरी साइड पे उसका लिखा हुआ होता है कि क्या है। अब बच्चे का काम होता है उसको प्रैक्टिस करने के लिए बार बार कार्ड को देखता है, उसको देख के याद करता है। फिर उसका टेस्ट भी इसी तरीके से होता है, कार्ड शो करते हैं और कार्ड के बाद उसने बताना होता है इसमें क्या लिखा हुआ है। ये टेक्निक इस्तेमाल होती है डिफरेंट, तकरीबन हर सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल होती है। हाई लेवल पे भी इस्तेमाल करते हैं। किसी भी लैंग्वेज को अगर आप याद करना चाहते हैं तो लैंग्वेज को याद करने, लैंग्वेज के वर्ड्स व मीनिंग को याद करने के लिए भी फ्लैश कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से जो आपके नोट्स होते हैं, हमारे यहाँ बदनसीबी से तलबा का मिजाज ये बन गया है मिसबाह कि वो सिर्फ और सिर्फ नोट्स को याद करते हैं। टीचर नोट्स ले देता है, वो उसका रट्टा लगाते हैं। कॉन्सेप्ट्स को समझना, अंडरस्टैंड करना, मेमोराइज करना, उस तरफ कोई नहीं जाता। बहरहाल अगर आप लोग एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम में जाना चाहें या एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम से आए हो तो वहां पर यही होता है कि बेटा आपको इसी फ्लैश कार्ड्स वगैरह की मदद से आप लोग को कॉन्सेप्ट्स मेमोराइज कराए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यूटन फर्स्ट लॉ, कार्ड की दूसरी साइड पे उस फर्स्ट लॉ की डिस्क्रिप्शन लिखी है, डेफिनेशन लिखी होगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ की इक्वेशन मसलन कार्ड की दूसरी साइड पे उसकी इक्वेशन लिखी हुई होगी। बार बार इस तरह से कार्ड को देख देख के आपकी मेमोरी उसके अंदर वो चीजें आपको जहन नशीन होती चली जाती हैं। ये एक टेक्निक है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। आप में से बाज लोग इससे वाकिफ हैं, बाजों ने इस्तेमाल किया भी होगा, लेकिन अक्सरियत इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि हमारा वही सिस्टम, नोट्स याद करो, पेपर में ये सवाल आएगा, 5 ईयर देख के तैयारी कर लो। तो इस किस्म के बच्चों को जो डिफरेंट मेमोराइजेशन की टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में पता नहीं चलता। तो एक तो चीज हो गई हमारी फ्लैश कार्ड्स, बिल्कुल सही है, इंटरव्यू वगैरह के अंदर भी बिल्कुल इसको यूज करते हैं। ओके, टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। अब वो क्यू कार्ड्स भी कहलाते हैं, जो आप टीवी शोज की बात कर रहे हैं ना, वो क्यू कार्ड्स भी होते हैं। तो फ्लैश कार्ड्स की बात हो गई कि भाई एक तरफ सवाल लिखा हुआ है, दूसरी तरफ एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको याद करना है। फ्लैश कार्ड्स के अंदर क्या पूरे पूरे लंबे लंबे नोट्स आ जा सकते हैं? छोटे से कार्ड होते हैं, मेन मेन पॉइंट्स। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम कैसे लिखें, सर हम एआई के बगैर कैसे लिखें। और उन सबको यही वाले बात समझाता हूँ कि बेटा तुम्हारे अंदर अगर इतनी सलाहियत पैदा हो गई कि मेन पॉइंट्स तुम्हारे जहन में रहें, ठीक, और उन मेन पॉइंट्स को तुम एक्सप्रेस कर सको, तो बस बाकी चीजें लिखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फ्लैश कार्ड्स का मकसद ही ये होता है कि जो मेन पॉइंट्स है वो स्टूडेंट्स के जहन में रहें, बिल्कुल जो की पॉइंट्स हैं, ठीक। अच्छा, अब एक और चीज होती है, आप में से किस किस ने हिफ्स किया हुआ है? कोई हिफ्स किया हुआ है किसी ने? ओके, रिदा, मैमूना, सनोबर, बिस्मा और निमरा सिद्दीकी। अब मुझे ये बताओ हिफ्स के अंदर क्या तरीका होता है कि रोजाना पूरा, जैसे मसलन तुमने 2 पारे याद कर लिए रिदा, तो क्या रोजाना पूरे 2 पारे सुनते थे, क्या होता था? निमरा क्या होता है हिफ्स के अंदर? ओके, हिफ्स के अंदर प्रोसेस ये होता है कि लेट से आपने एक सबक को याद किया सबकी, ओके, अगले दिन आपने उसको सुनाना है। ओके, अगले दिन जो पिछले 3 दिन का था या 2 दिन का था, पूरा का पूरा सुनाना है। जब लेट से कि आपको एक चीज पुख्ता हो गई, अब वो आपसे सुनते हैं कुछ दिनों के बाद। ऐसा होता नहीं होता?
लेट से आपको शुरू के 5 पारे याद हो गए, तो ऐसा नहीं है कि रोजाना पूरे के पूरे 5 पारे आपसे सुनेंगे, वो कुछ अरसे के बाद उन पारों को दोबारा आपसे सुनते हैं। अगर आपके उसके अंदर कोई गलती नहीं आई, किसी भी किस्म की गलती नहीं आई, तो वो क्या करते हैं कि उसके अंदर फिर आपको वो कुछ और गैप बढ़ा देते हैं। पहले अगर वो 3 दिन के बाद सुन रहे थे पुराना, तो उसमें गैप आ जाता है हफ्ते के बाद, एक एक हफ्ते के बाद सुनने लगते हैं। ओके, वो भी आपका पुख्ता हो गया, उसके अंदर कोई मिस्टेक नजर नहीं आई, तो पता चलता उस गैप को और बढ़ा देते हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है? जो चीज आपको पुख्ता नहीं है उसको बार बार जल्दी जल्दी सुन रहे हैं, अगले दिन, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन। जो चीज आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो चुकी है, उसको सुनने का, उसकी रिपीटिशन का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, यहाँ तक कि महीने बाद, और बाज दफा 3 3 4 4 महीने के बाद सुन रहे होते हैं। डज दिस मेक सेंस? समझ में आ रहा है? इसे कहलाते हैं, ये तरीका कहलाता है स्पेस रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब दोहराना, स्पेस मतलब वक्फे वक्फे से। जो चीज इतनी अच्छी याद है उसका वक्फा उतना ही बढ़ा देंगे। यही वाला तरीका आपके साथ भी है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप याद करके तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यही काम है। मसलन मसलन आप लोग मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ रहे हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग के पहले चैप्टर की बहुत अच्छी तैयारी हो गई, तो अब ये थोड़ी कि रोजाना उसी को रिवाइज करते रहेंगे। पेपर में क्या सिर्फ चैप्टर 1 से सवाल आएगा? आप चैप्टर 2 पे चले जाएंगे। जैसे ही चैप्टर 2 खत्म किया मिसबा, तो फौरन ही आपने चैप्टर 1 को आपने रिवाइज किया, चैप्टर 1 को आपने दोबारा रिवाइज किया। ऐसा तो नहीं है कि चैप्टर 2 को पढ़ने के बाद चैप्टर 1 मेरे जहन से निकल गया। जब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को आपने बहुत पुख्ता कर लिया, तो आप चैप्टर 3 पे चले गए। ओके, और चैप्टर 3 के बाद आपने सबसे पहले चैप्टर 2 को चेक किया। ऐसे समझ में आया तरीका? जो चीज जिस चीज का जो चीज आपको ज्यादा याद हो गई है, अच्छी तरह से याद हो गई है, उसको आप थोड़ा सा गैप देते हैं। ठीक है यार, तुम तो ये जहन में आ गए, तुम बैठ जाओ। और जो चीज पुख्ता नहीं है, जो चीज अभी सही से मेमोराइज नहीं है, उसको बार बार करने की कोशिश करते हैं। डज दिस मेक सेंस? ठीक है। अब सवाल ये होता है कि इस मेथड को, इस तरीकेकार को हम लोग किस तरीके से अपने इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर लेकर आए। जो हमारा आपका एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर मैं किस तरीके से लेकर आऊं। ये चैलेंज समझ में आ रहा है? मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो फ्लैश कार्ड इस्तेमाल करें। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पेस रिपीटिशन करें। मैं इसके लिए क्या तरीका इख्तियार कर सकता हूँ? क्या आप, अच्छा चलो इतना बताओ, ये जो मैंने बताया कि फ्लैश कार्ड्स, ओके, यूजफुल लग रहा है? मैंने कहा स्पेस रिपीटिशन यूजफुल लग रहा है? हाँ या ना? जब तो एग्जाम में जाओगे तो फिर ये चैलेंज नहीं आता कि चीजें याद करनी है। और वही वाला प्रॉब्लम हमारा, जो हमारी बहुत ही खराब आदत है कि इम्तिहान से एक दिन पहले पढ़ने बैठते हैं, तो इसको सॉल्व करना ही नहीं करना हमें। ठीक है, ओके, इस सब तक एग्री करते हैं? कोई भी डिसएग्री नहीं कर रहा? कोई डिसएग्री कर रहा है तो हैंड रेज कर ले, कोई मसला नहीं है। ओके, अब मैं बताता हूँ। कल जो आप लोगों ने क्विज किए, उसका नाम है तो क्विज, लेकिन बुनियादी तौर पे उसके अंदर जो पीछे लॉजिक चल रही है वो यही, फ्लैश कार्ड्स और स्पेस रिपीटिशन। मुझे बताओ सवाल कितने थे? 20 थे। क्या उन सवालों को करना कोई बहुत मुश्किल था? क्या बहुत लंबे लंबे सवाल थे? क्या उसके अंदर आपसे कहा गया कि लंबी सी कहानी लिख के बताओ? ठीक है, राइट डेफिनेशन ऑफ यूआरएल, ओके, या राइट डेफिनेशन ऑफ सब डोमेन, ऐसा कुछ सवाल था? सीधा सीधा एक प्रॉब्लमेटिक, भाई ये प्रॉब्लम है, इसका बताओ तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि एक सवाल को सॉल्व करने में मैक्सिमम 30 सेकंड लगे होंगे। ऐसा है कि नहीं? फ्लैश कार्ड में भी ऐसे ही होता है, फ्लैश कार्ड में भी ऐसे ही होता है कि 30 सेकंड से पहले पहले आप उस प्रॉब्लम को, उस सवाल को आप जल्दी से करना होता है। ये बात समझ में आ गई? अब जो ये चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गौर से सुनना, ये जो पीछे मैंने खड़ा किया है जी, आप ले ले जो करना, मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। आज जो हमने बच्चों को पीछे भी खड़ा किया हुआ है, नबिया पोज नहीं मारे, सीधे होकर खड़े हो। इसीलिए मैंने कहा है आज जो बच्चों को पीछे भी खड़ा किया, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारी क्लास, आप लोग की क्लास फेलो जो छुट्टी कर रही थी, उनकी ईमेल आई, तो मैंने उनसे कहा कि आज की क्लास लाजमन अटेंड करो। आज जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये बहुत जरूरी है। देखो वंस अगेन, मेरे पेपर के अंदर पास होना, ना तो मैं हर किसी को खामा खामा पास नहीं करता, परफॉर्मेंस नजर आती है तो ही पास करता हूँ। क्लास की जो एक्टिविटीज होती है वो जो काउंट होती है। ये जो आप पे क्विजेज हैं, ये भी आपकी क्लास के जो मार्क्स की तरफ जा रहे होते हैं। मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, आपकी दफा कराची यूनिवर्सिटी के पेपर भी हम ही लोगों ने बनाए थे, हम ही नहीं चेक किए। मैं आपको लिटरली ये बता रहा हूँ कि हमारे वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर थे और एफर्ट पुट करते रहे, उनकी परफॉर्मेंस, और हमारे वो स्टूडेंट्स जो एफर्ट पुट नहीं करते थे या एब्सेंट होते थे, वहां से तौर पर फर्क नजर आ रहा है। मतलब नाम नहीं लिखा हुआ,
उसके बावजूद जब मैंने उसको मार्क्स दे दिए, बाद में चेक किया, मैंने कहा लो ये तो ये वही बच्ची फेल हो रही है जो क्लास में रेगुलर नहीं आती थी। आज जो मैं इन एक्टिविटीज का बता रहा हूँ इसको तवज्जो से सुनो। मेरे पास डेटा मौजूद है, मेरे पास जितना डेटा आप लोग के अटेंडेंस, आप लोग की ईमेल, आप लोग के मार्क्स, सब चीज़ों का डेटा मेरे पास होता है और उसको मैं एनालाइज भी करता हूँ। बट डेटा की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ कि जिन बच्चों ने इन क्विजेस को सही से किया होता है उनकी ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ जाती है। जो इन क्विजेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं अमूमन वही क्लास के टॉप परफॉर्मर होते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि जो इन क्विजेस में अच्छा करता है वो क्लास के अंदर टॉप परफॉर्मर बन जाता है। आपने ये क्विज किया एक दफा, आपको यहाँ पे स्कोर बना हुआ नजर आ गया, आपके नाम के सामने स्कोर आ रहा है। अब यहाँ पे एक बात को समझना, अब प्लीज इस बात को एक दफा सुनना, मैं बार बार इस बात को रिपीट नहीं करूंगा। आप में से किसी के मार्क्स आए 20, किसी के मार्क्स आए 19, ठीक है। मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायर्ड है इस स्कोर बोर्ड पे आने के लिए, मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायर्ड है इस स्कोर बोर्ड पे आने के लिए वो है 16। अगर आपके 16 से कम मार्क्स आए हैं तो आप इस स्कोर बोर्ड पे नहीं आएंगे। कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि सर मेरा नाम नहीं आया, और आइंदे भी लोग पूछेंगे मुझसे, सर मैंने किया था मेरा नाम नहीं आया। बेटा अगर आपने किया था और आपके मार्क्स 16 से कम है तो वो तो वैसे भी नहीं आना। जब तक आपके मार्क्स 16 को एक्सीड नहीं करेंगे आपका नाम स्कोर बोर्ड के अंदर अलवीना नहीं आएगा। यहां तक बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? मिनिमम मार्क्स कितने हो गए? 16। अच्छा, अब फ्लैश कार्ड वाला काम तो मैंने कर लिया इस तरीके से, ठीक है, और आप जाहिर है उसको बार बार करेंगे जब तक कि आपके 16 से अच्छे नंबर ना आ जाए। अब एक और सवाल, वो था ना स्पेस रिपीटिशन, वो कैसे करें? तुमने आज क्विज किया, तुम्हें याद है, 4 महीने बाद तुम भूल गए पेपर के। बीच में बोलने का इतना शौक है सोनिया को कि बस 4 महीने बाद फिर भूल गए। राइट, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। पेपर के करीब भूल गए या पेपर के बाद भूल गए, ये इशू आएगा नहीं आएगा? हमें स्पेस रिपीटिशन की जरूरत है। आज ये बातें सारी ताजा है। आज तुम लोग को पता है कि टीएलडी भी कोई चीज है, सब डोमेन भी कोई चीज है, लेकिन मैं 2 हफ्ते बाद भी पूछूंगा, बोलोगे सर वो कुछ होता है टी, कुछ ऐसे ही होता है, वो लफ्ज तुम लोग के जहन में नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये स्पेस रिपीटिशन हमारे लिए जरूरी है। ऐसा ना हो कि जब आखिरी चैप्टर पे पहुंचे तो पहला वाला चैप्टर तुम लोग भूल चुके हो। उसका सोल्यूशन ये है, हम इन क्विजेस को करेंगे कम से कम 3 बार। लेकिन लेकिन अच्छा, तुमने कहा 3 बार, अब तुम लोग आज गए, आज फारिग बैठे हुए एक साथ सारे के सारे क्विज कर दिए, ऐसा करोगे नहीं करोगे? करोगे ना, मुझे पता है करोगे। अच्छा, वही वाली बात, जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो नहीं करते, लेकिन जो हमारे क्लास के कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं वही सारी हरकतें करते हैं। सारे मसले उनके साथ होते हैं, रेगुलर नहीं आते, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते, और वही सारे सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं कि यूं कर लें, ऐसा कर लें। इसके अंदर लिमिट ये लगाई हुई है कि एक क्विज आप, मतलब आप, आपके 20 मार्क्स आ गए, ओके, आयरा के 20 मार्क्स आए हुए, अब आयरा अगर आज दोबारा भी करेगी ना तो उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। कम से कम 4 दिन का गैप आना चाहिए, सॉरी 4 दिन का गैप आना चाहिए। 4 दिन का गैप आएगा तो फिर अगला जो अटेम्प्ट है वो काउंट होगा, ओके, 4 दिन के बाद। ये बात समझ में आ गई? आउट ऑफ 16, अगर आपका 16 से कम है वो तो वैसे ही काउंट नहीं होगा। आउट ऑफ 60 जो किया हुआ, गुड। तो अगर आपके 16 से कम मार्क्स हो तो वैसे ही काउंट नहीं होगा। आपने एक दफा किया, आपके 10 नंबर आए, फिर किया 11 नंबर, फिर आए 12, करते रहे आप, 16 से अब आ गया, छोड़ दें आप, भूल जाओ उसको। 4 दिन के बाद दोबारा इसको ट्राई करें। अब 4 दिन के बाद फिर सुबह 16 से अब स्कोर आया तो यहाँ पे आपका स्कोर बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको इसमें आउट ऑफ 60 लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है कि 3 अटेम्प्ट करने। अब इस सबके नाम के आगे येलो कलर आ रहा है। आने वाले दिनों में जब आपके 3 अटेम्प्ट पूरे हो जाएंगे तो ये कलर जो है ग्रीन हो जाएगा, ये येलो नहीं रहेगा, ग्रीन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो वंस अगेन, बहुत 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 जरूरी एक्टिविटी है आयशा अकबर, बहुत जरूरी है आमना। इसी एक्टिविटी के बेस पे आपके मार्क्स होते हैं, और सबसे ज्यादा बच्चे मुझे आके इसी में मेरा दिमाग खाते हैं, सर मैंने तो किया था, सर आपको क्यों नहीं आ रहा, सर मेरे पास क्यों नहीं? भाई ये सिस्टम मैं कई सालों से चला रहा हूँ, इसके अंदर कोई इश्यू नहीं है, कोई बग नहीं है। हर दफा मेरे पास बच्चे आते हैं, सर वो यूं हुआ था, सर कुछ आपके सिस्टम में खामी, मेरे सिस्टम में कुछ नहीं है, आपके काम में खराबी है। या तो आपके 16 से कम मार्क्स होते हैं, या आपने जो है वो 4 दिन से पहले किया है, ठीक है। अब समझदार लोग, अब आप में से बाज लोग इसको कब करने बैठेंगे? इम्तिहान से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो क्या वो कर पाएंगे? इम्तिहान से चंद दिन पहले तो चार्ज नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए अभी से मैंने दिया कि पहले दिन से इसको करना शुरू करो, पहले दिन से नहीं करोगे तो तुम लोग फंसोगे।
और ये मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है ये प्रॉब्लम। मेरी क्लास के हमेशा वीक स्टूडेंट आखिर में करने बैठते हैं। अब एटलीस्ट इस चार्ट को देख के मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी क्लास में एक्टिव बच्चे कौन है जो टॉप पर है, जिन्होंने फॉरन फॉरन क्विज कर लिया। नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? अब मैं इस लिस्ट के अंदर नीचे जाता हूँ, इसी लिस्ट के अंदर अगर जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अफीफा ने एक भी नहीं किया, आयना ने नहीं किया, अलीजा ने नहीं किया, अलवीना ने नहीं किया, यशा ने नहीं किया, हाफजा बिस्मा ने भी नहीं किया, हिजाब मिर्जा ने नहीं किया, महानूर परवेज ने नहीं किया। मुझे सारे नाम नजर आ रहे हैं। सुन तो लो, सुन बेटा, सब सवालों का जवाब दे रहा, सुनो बात। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया। अब इनके नाम क्या, एक क्लॉन क्यों बना हुआ आ रहा है कि समझाने के बावजूद, कहने के बावजूद इतना आसान सा काम ये लोग नहीं कर रहे, इसलिए क्लॉन बना हुआ है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई? कोई सवाल? मिनिमम 16 और 4 दिन से पहले एक क्विज को दोबारा नहीं करना। तो बेहतर तरीका क्या, क्विज 1 एक दिन किया, क्विज 2 दूसरे दिन, क्विज 3 तीसरे दिन। अच्छा, अब इस तरह से बहुत सारे क्विजेस आते रहेंगे। जो लोग, अरे यार, जो लोग रोजाना करते रहेंगे उनको इश्यू नहीं आएगा। एक दिन एक किया, दूसरे दिन दूसरा किया, आखिर में लोग आकर शिकायत, सर बहुत सारे काम है सर, मुझे अम्मी की खिदमत करनी होती है सर, घर में भी काम होता है। बेटा पहले दिन से इसीलिए बता रहा हूँ, पहले दिन से काम करोगे तो ना अम्मी को प्रॉब्लम है ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। तुम लोग सारा काम आखिर में टालते तब प्रॉब्लम आता है। मेरी क्लास के अंदर गधे और घोड़े बराबर नहीं होंगे। जो क्लास के अंदर टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो शुरू से एफर्ट पुट कर रहे हैं, आपको वैसे उनके मार्क्स में भी फर्क नजर है या साफ सी बात है, परफॉर्मेंस वैसी बेहतर हो जाती है, मुझे फेवर भी नहीं करना पड़ता। लेकिन कभी कभार, अगर मैं वाज़ेह तौर पर कर रहा हूँ, जो लोग तमाम चीजों में साथ देते हुए चल रहे, रिकैप अच्छा कर रहे हैं, क्लास के क्विजेस कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से मार्क्स के अंदर कोई भी शिकायत नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब इसमें एक बात कि सर हमने किया था मार्क्स नहीं आए। इसका जो सिस्टम है वो यूं है कि हर 1 घंटे के बाद मार्क्स अपडेट होते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं, बिल्कुल टॉप पे जाओ, बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट कैलकुलेटेड एट, ठीक है? तो इस तरीके से इसके अंदर पूरा लिखा हुआ आ रहा होता है कितने बजे ये रिजल्ट पूरा कैलकुलेट हुआ है। ओके, ये हर 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, हर 1 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। आपने अभी क्विज किया मसलन, और अभी आपके जो है स्कोर नहीं आया, तो परेशान ना हो, विद इन 1 आवर आपका ये दोबारा रिफ्रेश होगा और खुद ब खुद पूरा स्कोर आ जाएगा। इस स्कोर बोर्ड को देखने के लिए आप लोग लाजमन गूगल शीट को इस्तेमाल करें, गूगल शीट को इस्तेमाल करें, वरना उसमें भी प्रॉब्लम आते हैं, बच्चे ब्राउजर में देख रहे होते हैं, गूगल शीट के अंदर बहुत सारे मसले नहीं होते और डेटा हमारे पास पूरा अप टू डेट आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल हुआ, कोई मसला? इस टॉपिक को क्लोज करें, समझ में आ गया? अब नए क्विजेस आते रहेंगे। दरवाजा बंद करो माहिन बेटा, एक दरवाजा बंद करने का तुम वो भी नहीं कर पा रही, पकड़ के खड़े हो जाओ। तो अभी और भी क्विजेस आते रहेंगे, टॉपिक्स के हिसाब से आते रहेंगे और आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है। और मैं होपफुल हूँ कि आप लोग, एक तो नई एक्टिविटी, आप लोग को उसका फायदा भी होगा। और ये चीज आप लोग के एग्जाम, सिर्फ देखो मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ एग्जाम की तैयारी कराना नहीं है, तुम लोग को प्रैक्टिकल लाइफ की तैयारी कराना है। तुम्हें एग्जाम को नंबर अच्छे आ गए लेकिन तुम लोग अगर स्कैम को नहीं पहचान पा रहे तो नाकाम हो ही नहीं हुए। इसलिए इन क्विजेस वगैरह को इंपॉर्टेंस दो और उसको बराबर करते रहो। ठीक है, अब आप लोग के सवाल। जी सोलिहा, सोलिहा का सवाल। सोलिहा ने रोना धोना अभी से शुरू कर दिया कि आप हर दफा 4 देंगे। भाई मैं काम के हिसाब से देखूंगा, मैंने 4 करने हैं, मैंने 2 करने, मैं देखूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल आज की क्लास के अंदर मुझे अंदाजा हुआ कि अभी भी बच्चे सब डोमेन में कंफ्यूज हैं, शायद मैं उसको बढ़ा दूं। अभी हम ईमेल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर शायद मैं बढ़ा दूं। जी शाइस्ता, ओके शाइस्ता, मैं इसको देख लूंगा, उसको रिफ्रेश हो जाएगा, वो मसला नहीं है। जी जी, मानू ने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। जो इसमें ऑलमोस्ट देयर लिखा हुआ आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि अभी तीनों अटेम्प्ट्स नहीं की। जब तीनों अटेम्प्ट हो जाएंगे तो वहां पे परफेक्ट लिखा हुआ आएगा, और जब कुछ भी नहीं किया तो वहां पे क्लॉन बना हुआ आ रहा है। जी फातिमा, मुझे फातिमा आपका सवाल मुझे भी समझ नहीं आया। ओके निम्रा, एक मिनट निम्रा। ओके, जो शाइस्ता और निम्रा का जो सवाल है कि हमने सॉल्व किया था, मार्क्स नहीं आए, बिस्मा भी कह रही है, ये मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और बताओ? आ जाएगा, बस आज ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बात खत्म। अब ये सवालात आ रहे हैं कि चारों दिन बाद चारों दिन बात करेंगे। भाई अभी अभी आपके पास और क्विज भी आ जाएंगे, आज नहीं दूंगा मैं, कल दे दूंगा एक और क्विज। ओके,
कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, कल ईमेल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो हम उसको एक आ जाएगा, आप उसको कर लेना। असूलन ये करो कि रोजाना एक एक करते जाओ, ठीक है। कल हुआ क्या, चारों एक साथ आ गए और आपने चारों कर दिए, तो अभी तो 4 दिन का गैप दो। आने वाले दिनों में आपको हफ्ते में 1 या 2 मिलेंगे, उसको इस तरह से करो, डिवाइड करते हुए चलो, बस इतना करना है, ठीक है जी। बात करेंगे उस बारे में, बिल्कुल पीछे जो है। जी आपका सवाल, आपका नाम और सवाल। उनका सवाल तो मुकम्मल होने दो, जोर से बोलो, जल्दी बोलो। जी सवाल। ओके, कल जो प्रॉब्लम बता रही थी आप दोबारा उसको कल हुआ कुछ यूँ था कि क्विज़ेस मैंने बनाए थे कि हर जो पहली एक्टिविटी होती है उसमें ऐसे इश्यूज आते हैं, तो क्विज़ेस के अंदर कुछ गलतियां थी, उसको सही किया। अब अगर आप उसको दोबारा करेंगे तो आपका आंसर अपडेट हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है, अभी आ जाएगा अपडेट, ठीक है। और उसके बाद किसका सवाल था यहाँ पे, दैट साइड आओ तो जी, अफीफा कुछ कह रही थी। ओके, अफीफा कह रही है कि मैंने अभी तक एक भी नहीं किया, तो अब मैं क्या करूं। तो भाई आप पहला अटेम्प्ट करें, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहला अटेम्प्ट किया, फिर अगले क्विज, अफीफा के पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आज वो क्विज 1 करें, जब तक के 16 से अब नंबर ना आए, अगले दिन क्विज 2 करें, उसके तीसरे दिन क्विज 3 करें, फिर क्विज 4, इतने में क्विज 1 का पहली बारी वापस आ जाएगी जी। एक साथ बिल्कुल कर सकते हैं, आप जब चाहे करें, 4 दिन के बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा। जितना तुम लोग छोटे छोटे करोगे उतना तुम्हारा फायदा है। और प्रॉब्लम सारी उसी वक्त आती है कि बच्चे जब एक साथ सारा करने बैठते हैं, एक साथ मत करो, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। मिस शगुफ्ता की असाइनमेंट्स अभी आ रहे होंगे, मिस रबिया का काम आ रहा है, सर वसीम सज्जाद का काम आ रहा है, काम तो बहुत सारे हैं, तो इससे मेरा सब्जेक्ट पढ़ना है। मैंने नहीं कहा 4 एक साथ करने, एक वक्त में एक करो, फिर गैप दो, फिर अगले दिन दूसरा कर लो, ठीक है, बात हो गई। अब दोबारा इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करूंगा, दोबारा इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करूंगा, ये टॉपिक मेरा आज बहुत तफसील से बात की, अभी क्लोज है। अब हम बाकी टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। उन बच्चों को पीछे इसलिए खड़ा किया, माइंड कमर से हाथ हटाओ, आप लोग को इसलिए पीछे खड़ा किया कि इन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया, और आपको समझ में आया। हाँ, तो रात को जाके तुम लोग को फॉर्म देखता रहो ना, 12 बजे के बाद जाग रहा माइंड का अभी। ये उन लोगों ने जिन्होंने फॉर्म नहीं आपको समझ में फॉर्म फिल करना क्यों जरूरी था, उसके अंदर जो आप लोग की ईमेल है उसी को यहाँ पे इस्तेमाल किया है। फॉर्म के अंदर जो ईमेल यूज की थी उसी को यूज करना है यहाँ पे, मैं उसी ईमेल के जरिए से आपको पहचानूंगा, उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है।